अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। तो द ऑसिलेटर विच मूव्स इन अ रेजिस्टिव मीडियम अंडर रिस्टोरिंग फोर्स इज कॉल्ड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। पहले जो हम केसेस डिस्कस कर रहे थे उसमें हम रेजिस्टिव मीडियम को निगलेक्ट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन वो क्योंकि आइडियल केस थे। अब हमारे पास जब रेजिस्टिव मीडियम मौजूद होता है तो उस रेजिस्टिव मीडियम में जब ऑसिलेटर मूव करता है अंडर रिस्टोरिंग फोर्स, उसे हम क्या कहेंगे? डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। और डैम्पिंग होता क्या है? डैम्पिंग असल में कहते हैं जब आपके पास एम्पलीट्यूड मतलब मोशन का या वेव का ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, उस प्रोसेस को आप डैम्पिंग कहते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर ग्रेजुअली गोज ऑन डिक्रीजिंग, यानी कि जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड होगा वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। एंड फाइनली कम्स टू ज़ीरो, और आखिर में वो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी when it moves to and fro in a resistive medium, ठीक है। जब डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर किसी रेजिस्टिव मीडियम में टू एंड फ्रो मूव करता है तो पहले उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है और एंड पे वो जो ऑसिलेटर है रेस्ट पे आ जाता है और उसका एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाता है। ये इस तरह आप मिसाल लीजिए, अगर आप किसी पेंडुलम को मतलब एक साइड पे छोड़ते हैं मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके, तो वो क्या आहिस्ता आहिस्ता टू एंड फ्रो मोशन करने के बाद वो क्या करेगा? मीन पोजीशन पे आके रुक जाएगा। या अगर आप झूला झूलते हो, जब तक आपको पीछे से कोई फोर्स नहीं लगाता, ठीक है, तो मतलब वो स्विंग करता रहता है, ठीक है, झूला। और आफ्टर सर्टन टाइम उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाता है, और जब उसके मतलब एम्पलीट्यूड इतना कम हो जाता है कि वो रेस्ट पे आ जाता है, तो हम उसको कहते हैं कि एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो गया है, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं, सही है, क्योंकि इसमें रेजिस्टिव मीडियम एक्ट कर रही होती है जो कि हवा होती है, ठीक है। तो जो रेजिस्टिव मीडियम में हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसे हम डैम्प्ड ऑसिलेटर कहते हैं। द एनर्जी इज़ डेसिपेटेड, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी खारिज होती रहती है ड्यूरिंग डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, सही है। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर कंटिन्यूसली एनर्जी को डिसिपेट करता है, ठीक है। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करेंगे फॉर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो उसके लिए हमने एक कंसीडर कर लेना है, हमारे पास एक मैस m है जिसको हमने अटैच किया हुआ है स्प्रिंग के साथ। हम हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैस सिस्टम ही ले रहे हैं यहाँ पे भी। एंड अदर एंड इज़ कनेक्टेड विद अ मैसलेस वेन, और दूसरे एंड को हमने मैसलेस वेन के साथ कनेक्ट किया हुआ है, वो ब्लेड टाइप आपके पास है मटेरियल। द फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग इज़ अटैच टू अ फिक्स्ड स्पॉट, ठीक है। जो फ्री एंड है उसको हमने स्पॉट के साथ बांधा हुआ है जो कि फिक्स्ड स्पॉट है, लेकिन जो वेन है हमारे पास उसको हमने इमर्स किया हुआ है रेजिस्टिव फ्लूइड पे, ठीक है। अब हमने उसे रेजिस्टिव फ्लूइड में इसलिए रख दिया कि हमें पता चले कि उसमें जो डैम्पिंग की जो रीज़न है वो किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है, सही है, कि वो जो रेजिस्टिव फ्लूइड है उसके मोशन को किस तरह रेजिस्ट कर रहे हैं। द ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन फिगर, और इस ब्लॉक को हमने फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। ये आपके पास मैस m है, ठीक है। यहाँ पे ये स्प्रिंग फोर्स है आपके पास F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। तो स्प्रिंग की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स, तो ये आपके पास एक वेन है और ये जो ब्लॉक दिखाया गया है इसमें भरा हुआ है कोई फ्लूइड। वो फ्लूइड वाटर हो सकता है, हनी हो सकता है, या एनी अदर थिंग, कोई ऑयल वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो इस फ्लूइड में अब हमने क्या किया,
नाउ डिस्प्लेस द ब्लॉक टूवर्ड द राइट थ्रो सम डिस्प्लेसमेंट। अब हमने क्या किया जी, इस ब्लॉक को, ये जो आपको ब्लॉक दिखाया गया है, इसे थोड़ा सा राइट तरफ लेके गए हैं, फिर इसे हमने रिलीज़ कर दिया है। एंड ब्लॉक अलोंग विद वेन मूव्स टू एंड फ्रो, और ये जो ब्लॉक होगा इस वेन के साथ, ठीक है, टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है, अंडर स्प्रिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स की वजह से या रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। द रिस्टोरिंग फोर्स इज गिवन एज, स्प्रिंग फोर्स को आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हो, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू एफ आर, इसको आर डिनोट कर रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स है, इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पे के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, आप इसे ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। द डैम्पिंग फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ वेन, अब एक और फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगी जिसे हमने डैम्पिंग फोर्स कहना है, और ये डैम्पिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के, ठीक है। द डैम्पिंग फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वेन व्हेन इट मूव्स इन रेजिस्टिव मीडियम इज गिवन एज, उसको हम किस तरह लिखेंगे, एफ सबस्क्रिप्ट में आप डी लिखोगे, डी शो कर रहा है कि ये डैम्पिंग फोर्स है, इज इक्वल टू माइनस बी इंटू वी। यहाँ पे बी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और वी हमारे पास वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये जो ब्लॉक है मूव कर रहा है, ठीक है। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करेगा रेजिस्टिव मीडियम की, कि आया कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जो हमने रेजिस्टिव मीडियम रखा है थोड़ी है, सही है, तो इसकी शेप क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है, इन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, अब जो नेट फोर्स हमें मिलेगी जो इस सिस्टम पे एक्ट कर रही होगी, वो किसका सम अप होगी, वो सम अप होगी रिस्टोरिंग फोर्स का और डैम्पिंग फोर्स का, सही है। रिस्टोरिंग फोर्स तो आप पहले ही जानते हैं क्या होती है, स्प्रिंग फोर्स जिसे कहते हैं, और डैम्पिंग फोर्स को बस ऐड कर दिया, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस के साथ नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव के एक्स नेगेटिव बी वी, ये दोनों आ गए हमारे पास, नेट फोर्स आ गई, नेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी वी। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज गिवन बाय, अब जो नेट हमारे पास जो एक्सेलरेशन है जो प्रोड्यूस हो रही है नेट फोर्स की वजह से, उसको हम किस तरह डिनोट कर सकते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। यहाँ पे फोर्स हमारे पास क्या वैल्यू आई है, माइनस के एक्स माइनस बी वी, तो के एक्स वैसे लिख दिया और बी वेलोसिटी को डी एक्स ओवर डी टी लिख दिया, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैस की जगह एम लिख दिया, एक्सेलरेशन आपको पता है डबल टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर। तो सारे जो ये नेगेटिव टर्म्स हैं इनको इस साइड पे ला के पॉजिटिव टर्म्स हो जाएंगी और ज़ीरो के इक्वल कर दिया, तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। इसको आप इक्वेशन कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है ना, डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस बी ओवर एम डी एक्स ओवर डी टी प्लस के ओवर एम एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो नेक्स्ट इस इक्वेशन का सोल्यूशन अब फाइंड आउट करना, इसमें हमें मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है तो सारी मैथमेटिक्स ही, यहाँ पे हमें कुछ लॉजिक्स लगाना पड़ेंगी कि इसे हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसे सॉल्व कर सकें और हम निकाल सकें कि डैम्पिंग किस तरह इन्वॉल्व होती है किसी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में। अब देखें, डी स्क्र एक्स ओवर डी टी स्क्र प्लस बी ओवर एम डी एक्स ओवर डी टी प्लस के ओवर एम एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन आई थी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए बी ओवर एम को 2 बीटा कह देते हैं और के ओवर एम को ओमेगा स्क्वेयर कह देते हैं, ठीक है। के ओवर एम से तो आप पहले से फेमिलियर हैं, इससे पहले भी हमने ओमेगा स्क्वेयर ही लिया था, ठीक है। बी ओवर एम न्यू कांस्टेंट है तो इसे हमने 2 बीटा के बराबर कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस 2 बीटा डी एक्स ओवर डी टी प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अज्यूम डैट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, अब हमने ये अज्यूम कर दिया कि ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका जो सोल्यूशन है हमारे पास इस फॉर्म में है, x इज इक्वल टू ए ई के पावर म्यू टी, ठीक है। ये आपने अज्यूम किया है, ठीक है। अब ये अज्यूम क्यों किया, ये नेक्स्ट आपको
पता चलेगा हमने अजम्पशन क्यों की है। ठीक है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। सही है, तो हमने क्या दिया कि मान लेते हैं सॉल्यूशन ये है इस इक्वेशन का, तो अगर ये सॉल्यूशन है तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी जब हम ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास दिस वन, ठीक है, इसमें अगर x की वैल्यू हम ये वाली पुट करेंगे तो इसे सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, अब हमने उसी इक्वेशन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसमें हमने x की वैल्यू पुट की, वो हमारे पास e की पावर आयोटा e की पावर म्यू टी है। ठीक है, e की पावर म्यू टी। तो अब यहाँ पे देखें डबल डेरिवेटिव ऑफ a e की पावर म्यू टी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, e की पावर म्यू टी ए का जब डेरिवेटिव लेते हो तो e की पावर म्यू टी एज इट इज़ आ जाता है, और जो म्यू टी का दोबारा टाइम डेरिवेटिव लेते हो तो आपके पास म्यू बाहर आ जाएगा, मतलब ब्रैकेट में हम लिख देंगे बाहर। तो जब दोबारा एक दफ़ा हम डेरिवेटिव लेंगे ई का, एक्सपोनेंशियल का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो फंक्शन रिवाइज हो जाता है, एक्सपोनेंशियल ही हमें मिलता है, लेकिन हम पावर का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। म्यू टी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेंगे तो हमारे पास म्यू आएगा। जब दो दफ़ा म्यू टी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो म्यू स्केयर हो जाएगा, म्यू कांस्टेंट है ना इसलिए बाहर आ गया, डबल डेरिवेटिव था तो दो उसका स्केयर बाहर आ गया। अब प्लस टू बीटा एज इट इज़ आ गया, एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया तो एक दफ़ा म्यू लगा दिया, ए ई की पावर म्यू टी प्लस ओमेगा स्केयर ए ई की पावर म्यू टी। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, वैसे ही हमने x की वैल्यू लगा दी, यहाँ पे ओमेगा स्केयर x था तो x की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ए ई की पावर आयोट म्यू टी जो है तीनों टर्म्स में कॉमन है, तो ये लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आके ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ज़ीरो पे डिवाइड होगा तो ज़ीरो में मिल जाएगा। तो हमारे पास जो नेट इक्वेशन बचेगी वो बचेगी म्यू स्केयर प्लस टू बीटा म्यू प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और इसके रूट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। यहाँ पे एक्स नहीं, यहाँ पे म्यू इन्वॉल्व है, तो हम म्यू की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, ये आपके पास होता है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में अब यहाँ पे हमारे पास b की क्या वैल्यू है, टू बीटा, तो माइनस बी क्या हो गया, माइनस टू बीटा प्लस माइनस बी स्केयर आपके पास क्या होता है, टू स्केयर बीटा स्केयर, यानी फोर बीटा स्केयर आ गया, माइनस फोर इंटू ए हमारे पास वन है और सी आपके पास है ओमेगा स्केयर, माइनस फोर ओमेगा स्केयर आ गया ओवर टू ए यानी कोफिशिएंट ऑफ म्यू स्केयर को ए कहते हैं ना, तो ए की जगह वन पुट कर दिया, टू एज इट इज़ लिख के दिया, तो टू ही आ गया आपके पास। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आप देखें फोर है और यहाँ पे फोर कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे तो फोर का जो अंडर रूट होता है टू होता है, तो इन सारी टर्म्स में से टू कॉमन आ जाएगा, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में टू कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी माइनस बीटा प्लस माइनस बीटा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर। एक दफ़ा आप प्लस में टर्म लिख लें, एक दफ़ा माइनस में टर्म लिख लें। जब प्लस में टर्म लिखी तो उसे म्यू वन का नाम दे दिया, जब नेगेटिव में टर्म लिखी तो उसे म्यू टू का नाम दे दिया। सही है, अब यहाँ पे हम ये मानते हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन इज़ ओनली पॉसिबल। सही है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर उसी वक्त पॉसिबल होगा जब ये ओमेगा स्केयर की वैल्यू बहुत ग्रेटर देन होगी बीटा स्केयर से। इट मीन्स दैट स्प्रिंग फोर्स इज ग्रेटर देन डैम्पिंग फोर्स। सही है, अगर डैम्पिंग फोर्स ओवरकम कर लेती है स्प्रिंग फोर्स को तो फिर क्या ऑसिलेशन होंगी, ऑसिलेशन नहीं होंगी। इसलिए हमारे पास स्प्रिंग फोर्स का ज़्यादा होना ज़रूरी है डैम्पिंग के लिए। ठीक है, डैम्पिंग के लिए स्प्रिंग फोर्स का डैम्पिंग फोर्स से ज़्यादा होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए ये जो ओमेगा स्केयर है इसकी वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, जबकि जो बीटा स्केयर है जो डैम्पिंग फोर्स के लिए कांस्टेंट था उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। अंडर दिस कंडीशन, अब ये कंडीशन अगर हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है तो हम क्या करेंगे, बीटा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर में से माइनस वन कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ओमेगा स्केयर पॉजिटिव चाहिए, इसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो अंडर रूट माइनस वन इक्वल टू होता है आयोटा के। सही है, तो आयोटा बाहर आ गया, ओमेगा स्केयर माइनस बीटा स्केयर आ गया।
अब ये जो हमारे पास टर्म है अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसको क्या देना है आयोटा ओमेगा प्राइम। ठीक है, अब ओमेगा प्राइम हमारे पास क्या है जी, ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का अंडर रूट। नाउ वैल्यूज ऑफ m1 एंड m2 आर, अब हम ये कह सकते हैं कि m1 और m2 की वैल्यू, ये देखें इसे हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। m1 इज इक्वल टू माइनस बीटा प्लस, ठीक है, आयोटा ओमेगा प्राइम, और m2 इज इक्वल टू माइनस बीटा माइनस आयोटा ओमेगा प्राइम, ये लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास अगर हम नेट सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उसमें हमारे पास दोनों जो हैं μ1 और μ2 दोनों इन्वॉल्व हैं, तो हम इसे कह देंगे x1 प्लस x2। जिसमें μ1 इन्वॉल्व है उसे कह देंगे x1 सोल्यूशन को, और जिसमें μ2 इन्वॉल्व है उसे कह देंगे x2। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू आ गई a1 e की पावर μ1t प्लस a2 e की पावर μ2t। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, μ1 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, μ1 की वैल्यू आपके पास क्या थी, μ1 की वैल्यू आप लास्ट स्लाइड में आपको दिखाई गई है, माइनस बीटा प्लस आयोटा ओमेगा प्राइम, ये μ1 की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, और μ2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस बीटा माइनस आयोटा माइनस बीटा माइनस आयोटा प्राइम। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, ये आपके पास μ2 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे आप जब e की पावर माइनस बीटा, ठीक है, e की पावर माइनस बीटा इंटू टी, ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे e की पावर μ1 इंटू टी है, तो μ1 की वैल्यू माइनस बीटा प्लस आयोटा ओमेगा प्राइम इंटू टी है। जब टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर माइनस बीटा टी प्लस आयोटा ओमेगा प्राइम इंटू टी आ जाएगा। तो एक्सपोनेंट में पावरें ऐड हो रही हैं, तो हम इसको सेपरेट फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी e की पावर माइनस बीटा टी को अलहदा लिख सकते हैं, फिर उसको प्रोडक्ट में लिखेंगे e की पावर आयोटा ओमेगा प्राइम टी, उसको अलहदा लिख सकते हैं। तो यही किया, तो हमने यहाँ पे स्टेप किया और यहाँ से e की पावर माइनस बीटा टी कांस्टेंट आ गया, कॉमन आ गया हमारे पास दोनों टर्म्स में से e की पावर माइनस बीटा टी हमने कॉमन ले लिया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a1 e की पावर माइनस बीटा प्लस आयोटा ओमेगा प्राइम। ठीक है, ये एक इंटू टी आपके पास टर्म आ गई, प्लस a2 e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा प्राइम टी, ये एक वैल्यू आ गई आपके पास। अब यहाँ पे आपने ऑयलर आइडेंटिटी लग गई। ऑयलर आइडेंटिटी हमें क्या बताती है, अगर e की पावर आयोटा थीटा है आपके पास, यानी e की पावर अगर आपके पास आयोटा में आ रही है और साथ कोई भी एंगल है, तो आप क्या करते हो, पहले कोस के साथ लिख लेते हो रियल टर्म, प्लस आयोटा लगाते हो और साइन के साथ एंगल लगा देते हो। ठीक है, तो ये आपने ऑयलर आइडेंटिटी पुट कर दी, e की पावर आयोटा प्राइम आयोटा ओमेगा प्राइम टी इज इक्वल टू आ जाएगा कोस ओमेगा प्राइम टी, ठीक है, प्लस आयोटा साइन ओमेगा प्राइम टी, ये आइडेंटिटी लग गई। सिमिलरली आइडेंटिटी आपने दूसरी टर्म के लिए लगा देनी है, तो कोस ओमेगा प्राइम टी माइनस आयोटा साइन ओमेगा प्राइम टी। ठीक है, तो यहाँ से देखें a1 कोस ओमेगा प्राइम टी प्लस a2 कोस ओमेगा प्राइम टी, इनमें से कोस ओमेगा प्राइम टी कॉमन है, तो कॉमन ले लिया a1 प्लस a2। सिमिलरली प्लस a1 माइनस a2 कॉमन आ रहा है, आयोटा साइन ओमेगा प्राइम टी इसमें कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया। ठीक है, यानी ये जो सेकंड टर्म है, साइन वाली टर्म्स हैं, ये कॉमन आ रही हैं, और फिर कोस वाली टर्म्स कॉमन आ रही हैं, इनको लिख दिया। तो यहाँ पे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर मस्ट बी रियल। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। देयरफॉर, तो उसी वजह से जो राइट साइड है, ये जो राइट साइड है अबव इक्वेशन,
ठीक है, ये भी रियल होनी चाहिए। ठीक है, अब ये इक्वेशन भी हमारे पास रियल आनी चाहिए। तो ये इक्वेशन रियल किस वक्त आ सकती है? तो ये मैथमेटिक्स में आपको पता चलेगा, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन A1 एंड A2 आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, अगर A1 ठीक है और A2 एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे तो फिर हमारे पास ये वैल्यू रियल आएगी। अभी आप हम देखेंगे कि किस तरह ये वैल्यू रियल आती है। अभी हमने क्या किया, A1 को A2 में ऐड किया। ठीक है, A1 की क्या वैल्यू है हमारे पास, हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया है। A1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा बी, A2 इज इक्वल टू A माइनस आयोटा बी। जब इनको सम अप करोगे क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 2A। ठीक है, अब इनको सब्ट्रैक्ट करो, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 2 आयोटा B। द अबव इक्वेशन अंडर दिस कंडीशन बिकम, आपने A1 प्लस A2 की जगह क्या लगा दिया, 2A लगा दिया, और A1 माइनस A2 की जगह 2 आयोटा B लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2 आयोटा B इंटू आयोटा, सही है, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पे -2b आ गया आपके पास। अब देखें, अब इस इक्वेशन में आपको आयोटा नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, यानी आपको अब रियल टर्म मिल गई है। ये जो राइट हैंड साइड थी, यानी कि एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, ये हमें रियल मिल गई है। ठीक है, x इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बीटा टी कोज ओमेगा प्राइम टी माइनस 2b साइन ओमेगा प्राइम टी, ये रियल वैल्यू है आपके पास। अब अगर आप यहाँ पे एक और एजम्पशन है, नेक्स्ट एजम्पशन। ठीक है, नेक्स्ट एजम्पशन ये है, 2a की जगह एक्स एम कोज फाई पुट करो और 2b की जगह एक्स एम साइन फाई पुट करो। ऐसा क्यों करना है जी, ऐसा इसलिए करना है कि हमने कोज अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला बनाना है। तो आपके पास आ जाएगा एक्स एम कोज फाई, ये पुट किया 2a की जगह, ठीक है, कोज ओमेगा प्राइम टी, ठीक है, फिर माइनस एक्स एम साइन फाई साइन ओमेगा प्राइम टी, एक्स एम साइन फाई किसकी जगह पुट किया है, 2b की जगह। तो कोज अल्फ़ा कोज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये फॉर्मूला है कोज अल्फ़ा प्लस बीटा का। एक्स एम कॉमन था तो एक्स एम कॉमन एज इट इज़ लिख दिया। एक्स इज इक्वल टू एक्स एम ई की पावर माइनस बीटा टी कोज ओमेगा प्राइम टी प्लस फाई। जब आप बात करते थे डिस्प्लेसमेंट की फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर, मैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की नहीं बात कर रहा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहा हूँ, तब आपको टर्म मिलती थी एक्स इज इक्वल टू एक्स एम कोज ओमेगा टी प्लस फाई। लेकिन अब जो आपको टर्म मिल रही है इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म इन्वॉल्व है। ये हमें ये बता रहा है कि ये जो एम्पलीट्यूड है ये डिक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली। ठीक है, x इज इक्वल टू एक्स एम ई की पावर माइनस बीटा टी, इसका जब आप ग्राफ देखते हो तो आपके पास इस किस्म का ग्राफ कर्व मिलती है, डिक्रीजिंग कर्व ये वाली। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे आपको दिखाया जाएगा किस तरह एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। ठीक है, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। और इसे हम क्या कहते हैं जी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक्स एम हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, सही है, विदाउट डैम्पिंग, डैम्पिंग के अलावा जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, जब डैम्पिंग इन्वॉल्व हो जाती है तो हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नहीं मिलता। तो इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, हमने इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को स्क्वायर किया, ठीक है, और उनको ऐड किया तो हमें एक्स एम की वैल्यू मिल गई। सिंपल सी बात है, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई किसके इक्वल होता है, यूनिटी के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो एक्स स्क्वायर इस साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे 2a प्लस 2b यानी आपके पास आ जाएगा। अब इनकी भी आपने क्या करनी है, स्क्वेयरिंग करनी है। जब आप स्क्वेयर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2a स्क्वेयर 2a का होल स्क्वेयर प्लस 2b का होल स्क्वेयर। ठीक है, जब इनकी स्क्वेयरिंग और एडिंग की तो आपके पास इस साइड पे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर। अब आपने फाइंड आउट करना है एक्स एम फाइंड आउट करना है तो अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। द टर्म फाई इज कॉल्ड फेज कॉन्स्टेंट। अब जो फाई है इसे कहते हैं फेज कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब अगर आप b को a से डिवाइड करोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी,
ये जो बी इक्वेशन है इसको ए पे डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, एक्स एम साइन फाई ओवर एक्स एम कोस फाई, साइन ओवर कोस आपको 10 मिलता है, एक्स एम से कट जाएगा, ठीक है, बी ओवर ए आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो फाई आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स बी ओवर ए। द टर्म ओमेगा प्राइम इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, और जो ओमेगा प्राइम है इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की। और इसकी वैल्यू हमें क्या किस तरह मिलती है, ओमेगा प्राइम इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर माइनस बीटा स्केयर, हमने पीछे लेट की थी, और ओमेगा स्केयर हमने लेट किया था के ओवर एम के इक्वल होता है, और बीटा हमने कहा था बी ओवर 2m होता है, तो बीटा स्केयर आ गया बी ओवर 2m का होल स्केयर। The frequency of damped harmonic oscillator is given as this: omega prime is equal to k over m minus beta b over 2m whole square। ठीक है, अब ये क्या बता रहे हैं हमें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज स्मॉलर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस व्हेन रेजिस्टिव फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी ऑलरेडी आपको पता है, और किस फैक्टर से कम होगी, ये जो फैक्टर अंदर माइनस हो रहा है इस फैक्टर से कम होगी, सही है, इतना कम होगी फ्रीक्वेंसी। क्योंकि अगर आप आइडियल केस लेते हो तो आइडियल केस तो जब मोशन स्टार्ट होता था तो मोशन एंड ही नहीं हो रहा था, लेकिन अब रेजिस्टिव फ्रिक्शन मौजूद है तो क्या हो रही है, डैम्पिंग हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड कम होके क्या हो रहा है, ज़ीरो पे आ रहा है एम्पलीट्यूड। तो जो नंबर ऑफ साइकिल्स पर जो नंबर ऑफ साइकिल्स थे वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन में, ठीक है, बनिस्बत अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में। इट मीन्स रेजिस्टिव फ्रिक्शन शो स्लो डाउन द ऑसिलेशन। अब इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टिव फ्रिक्शन क्या करेगी, मोशन को रोकेगी, स्लो करेगी ऑसिलेशंस को। द टर्म बी इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर टर्म आप बी ज़ीरो पुट कर देते हो व्हेन रेजिस्टिव फ्रिक्शन इज एब्सेंट, अगर आपने इसमें से रेजिस्टिव फ्रिक्शन का फैक्टर कैंसिल आउट करना है तो आप बी को ज़ीरो पुट कर दोगे। इन दिस फेस ओमेगा प्राइम इज द ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन इज इक्वल टू द, इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी डैम्प्ड ऑसिलेशन की वो इक्वल हो जाएगी अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस के। तो यहाँ पे ये इक्वेशन आपको शो कर रही है, बहुत खूबसूरत सी इक्वेशन आ गया, ओमेगा प्राइम इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम माइनस बी ओवर 2m का स्क्वायर, ये यही वैल्यू थी ओमेगा प्राइम की। अब बी अगर आप ज़ीरो पुट कर देते हो तो ये टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो, तो अंडर रूट के ओवर एम आ जाएगा, तो अंडर रूट के ओवर एम किसके बराबर है जी, ओमेगा के बराबर है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर आपके पास इक्वल है के ओवर एम, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल है, के ओवर एम, तो ओमेगा इक्वल टू आ गया अंडर रूट के ओवर एम, तो ओमेगा प्राइम इज इक्वल टू ओमेगा आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो फ्रीक्वेंसी है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो इक्वल हो गई अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के, जब हम रेजिस्टिंग फ्रिक्शन वाला फैक्टर जो कि बी फैक्टर था उसे ज़ीरो पुट करते हैं। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन इज, एम्पलीट्यूड आप किस तरह फाइंड आउट करोगे, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू एक्स एम ई की पावर माइनस बी टी ओवर 2m। सही है, इसकी यही एम्पलीट्यूड था ना जो हमारे पास कोज ओमेगा प्राइम टी प्लस फाइव के साथ जो हमारे पे टर्म मिलती थी उसे हम एम्पलीट्यूड कहते थे। अब इस एम्पलीट्यूड में ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म क्या शो कर रही है, इट इज़ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम एंड बिकम ज़ीरो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, और ये ज़ीरो को मिलती है हमें आफ्टर इनफाइनाइट टाइम इसकी वैल्यू। The amplitude of damped oscillation is equal to the amplitude of undamped oscillation when resistive friction is absent। अब यहाँ पे फिर बीटा बी ज़ीरो पुट कर दो तो ई की पावर ज़ीरो आ जाएगी, ई की पावर ज़ीरो आपके पास 1 के इक्वल होती है, तो एम्पलीट्यूड आपके पास एक्स एम के इक्वल आ जाएगा जो कि अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के एम्पलीट्यूड के इक्वल था। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।